तो कोई भी SC ST OBC का आदमी पार्टी के विरोध में जाकर एक शब्द नहीं बोलता है। कितने लोगों को ये पता है कि रिप्रेजेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलने के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि जो पुराने ज़माने की लड़ाई है वो चाकू छुरी बंदूक गोली से चलती थी, तलवार से चलती थी, खून बहा करता था। डेमोक्रेसी आ गई तो डेमोक्रेसी में लड़ाई बोलकर की जाती है, चाकू छुरी बंदूक गोली तलवार से नहीं चलाई जाती है। तो इसलिए जब चुनाव होता है तो चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं चलती है, भाषण चलते हैं। समझ में? हमारे लोगों को बहुत सारी बातें पता है नहीं है कि बोलने का जो अधिकार है और वो अधिकार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, मुझे तो पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार नहीं है ना। कोई आदमी MLA और MP चुनकर जाता है तो उसको पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार है। बोलने के लिए ही उसको चुनकर भेजा जाता है कि वो हमारी लड़ाई बोलकर हमारा दुख सुख जो है वहां बताए। वही नहीं करता है, बाकी सब करता है। मतलब वो ये भी करता है, ये भी करता है, सब करता है, मगर बोलता नहीं है। बाकी सब कुछ करता है। तो इसलिए जो रिप्रेजेंटेशन का अधिकार है वो अधिकार ही खत्म कर दिया गया। 131 मेंबर पार्लियामेंट है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि ये बात समझने के लिए ये बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जो 131 मेंबर पार्लियामेंट है, अगर 26 जनवरी 1950 के बाद जो चुनाव हुए और भारत में सरकारें बनी, कोई भी सरकार शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर नहीं बनी। मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 1952 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव के बाद में जो सरकारें बनी, आज तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनी आज तक। इवन नरेंद्र मोदी की अभी जो सरकार है उसमें 76 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, 303 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के चुनकर गए हैं, उसमें 76 SC ST के हैं। अगर माइनस कर दो बहुमत खत्म हो जाता है, सरकार नहीं बन सकती। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आती थी। जो सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार उन्होंने हासिल किया था, उससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाते। उसके विरोध में गांधी जी ने उपवास किया, जॉइंट इलेक्टोरेट हमारे ऊपर थोपा, और वो थोपने से आज तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जॉइंट इलेक्टोरेट में लोग चुनकर जा रहे हैं, वो SC ST के प्रतिनिधि नहीं है। सारे SC ST के पढ़े लिखे लोग उनको अपना प्रतिनिधि मानते हैं, मेरे को छोड़कर सारे यही मानते हैं। सारे देश भर में जहां भी मैं जाता हूं, मैं कितनी बार ये बात कह चुका हूं, बाबा साहब आम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स नाम की किताब में लिखित रूप से लिखा कि ये दलाल लोग हैं, ये भड़ुए लोग हैं। ये मेरा शब्द नहीं है, ये बाबा साहब आम्बेडकर का है, ये लिखित है। जो बाबा साहब आम्बेडकर का जय जयकार करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने वो किताब का नाम भी नहीं पढ़ा। किताब में क्या लिखा है वो तो पढ़ा ही नहीं, वो किताब का नाम ही नहीं पढ़ा। दूसरा किताब
जो किताब की शक्ल में बाद में पब्लिश हुआ, उस किताब का नाम है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज। ये मेमोरेंडम संविधान सभा को बाबा साहब आम्बेडकर ने सुपुर्द किया था, जो बाद में किताब की शक्ल में बाबा साहब ने पब्लिश किया। उस किताब का नाम था स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, राज्य एवं अल्पसंख्याक। यानी संविधान अगर बनाना हो तो संविधान में अल्पसंख्याक लोगों के क्या अधिकार होने चाहिए, ये स्टेट्स एंड माइनॉरिटी नाम का जो ग्रंथ उन्होंने लिखा, उसमें ये लिखा हुआ। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को मालूम नहीं है, बड़े लिखे लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सारे वकीलों को, हाई कोर्टों के वकीलों को मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है। तो इसलिए हम लोग कहते थे, बाबा साहब आम्बेडकर भी कहते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकती। तो ये बाबा साहब आम्बेडकर की जो लड़ाई है, वो लड़ाई हमने पढ़ी, हमने जाना, तो हमें मालूम है, इसी वजह से मालूम है। तो ये बैकग्राउंड में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हमारे लोगों के पास में रियल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के पास था, उसे गांधी जी के द्वारा उपवास के द्वारा ख़त्म किया गया। SC ST को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, और ये प्रिंसिपल बाद में कांग्रेस ने एक्सटेंड किया OBC को, कि केवल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के दलाल और भड़वे पैदा करना ठीक नहीं होगा, OBC को भी थोड़ा दलाल बनाना पड़ेगा, OBC को भी थोड़ा बढ़वा बनाना पड़ेगा। तो वो उन्होंने पार्टी लेवल पर एक्सटेंशन किया कि थोड़ा OBC को भी दलाल बढ़वा, क्योंकि OBC लोगों को क्या लगता है, अरे SC ST का 131 है। मुझे भी लोगों ने कहा कि SC ST का 131 है, तो मैंने OBC के लोगों को कहा आपको चाहिए क्या? हाँ हमको भी चाहिए। तो हमने कहा तो दलाल और भड़ुआ है, आपको भी चाहिए क्या? तो हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है। बैकवर्ड क्लास के लोगों को यही मालूम है कि SC ST को 131 है। उन्होंने भी इसी तरह से, तो बाबा साहब आम्बेडकर कितना विजिलेंट थे, कितना सतर्क थे कि जो डेमोक्रेसी आ रही है, अगर वो नॉमिनेटेड डेमोक्रेसी आएगी, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो डेमोक्रेसी आएगी, वो डेमोक्रेसी नहीं होगी, ये ब्राह्मणों के द्वारा रखी हुई डेमोक्रेसी होगी। तो जो रखी हुई डेमोक्रेसी है वो ये सिचुएशन है भारत में। ये बहुत सीरियस बात है, बहुत ज़्यादा गंभीर बात है, ये मौलिक समस्या है। क्यों? क्योंकि जो किसी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अधिकार जो रिप्रेजेंटेटिव को है, वो क्या है? कानून बनाने का। कानून बनाने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है ना, कि हमको कैसा देश बनाना है, वो कानून बनाकर आप अपना देश बना सकते हैं। वही खत्म कर दिया उन्होंने, आपका रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया, आपका कानून बनाने का अधिकार खत्म कर दिया। और इसी तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सारे दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। और जब भारत में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है तो उसको जतन करने के लिए लगातार ये लोग ऐसे कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद में EVM लाया गया। पहले ही डेमोक्रेसी की हालत बहुत ख़राब है, उसके बाद EVM लाया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो वोटों की चोरी करने वाली मशीन है। अब 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में दूसरी जगह का क्या बताया जाए, केवल एक नमूने के लिए बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र में नरेंद्र मोदी को
1,87,000 वोट ज्यादा निकले। मान लो वहां वाराणसी के लोगों ने 10 लाख लोगों ने वोट दिया, 10 लाख लोगों ने वोट दिया, 11,87,000 निकले मशीन से। हैरान करने वाली बात, इतने तेजी से तो मुर्गी अंडा नहीं देती है जितने तेजी से मशीन वोट दे रही है। 1,87,000 वोट किसी और को नहीं, नरेंद्र मोदी के। जब प्रधानमंत्री के ही चुनाव क्षेत्र में 1,87,000 वोट निकले, अब इतने ज्यादा क्यों निकले होंगे? तो उनके जो उत्साही समर्थक है उन्होंने धूम धड़ाका लगाया होगा और सोचा ही नहीं होगा तो कि नहीं, गारंटी से जीतना चाहिए, सारे लोग हार जाए कोई बात नहीं, मोदी चुनाव जीतना चाहिए। तो उन्होंने बेहिसाब से ढप्पा लगाया, मारा 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 मारा, बोला वो इतना ज्यादा मारा, 1,87,000 ज्यादा हो गया, फिर भी वो मारने का जारी था उनका, इतने निकले ज्यादा। अब नरेंद्र मोदी के ही चुनाव क्षेत्र में 1,87,000 वोट ज्यादा निकले। चुनाव आयोग को इसे इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव घोषित करना चाहिए था, करना चाहिए था कि 1,87,000 ज्यादा निकला, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना चाहिए था, नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ईवीएम मशीन जो है इसने भारतीय लोगों का जो वोट का अधिकार है, ये वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट है। ये वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट कैसे है? जैसे भाषण करने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, जैसे भाषण करने का अधिकार फंडामेंटल राइट है, वैसे वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट है। कैसे? एक आम आदमी कांग्रेस को वोट देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए, कांग्रेस को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए, कांग्रेस को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए, कांग्रेस की विचारधारा माननी चाहिए, बीजेपी की विचारधारा माननी चाहिए, कांग्रेस की विचारधारा माननी चाहिए, बीजेपी की विचारधारा माननी चाहिए। वो चॉइस करता है, फिर वोट डालता है। ये जो मान लो उसने बीजेपी को वोट दिया तो इसका मतलब है बीजेपी की विचारधारा को वो मान्यता दे रहा है। तो बीजेपी की विचारधारा को मानना और एक्शन करके वोट डालना एक्सप्रेशन, उसकी विचारधारा का एक्सप्रेशन है। और विचारधारा को एक्सप्रेस करना ये आर्टिकल 19 के तहत फंडामेंटल राइट है। जो वोट है, एक्ट ऑफ वोट, ये विचारधारा को अभिव्यक्त करने का तरीका है, बगैर बोले। जैसे मैं बोलकर अभिव्यक्त कर रहा हूं, वोटर एक्ट करके अभिव्यक्त कर रहा है, तो इसलिए वो फंडामेंटल राइट है। और अगर वो है तो आपके फंडामेंटल राइट को ईवीएम मशीन ने खत्म कर दिया। बहुत सारी बातें हमारे लोगों को समझ में नहीं आती। अभी हमारे इंजीनियर साहब, प्रोफेसर साहब अभी यहाँ भाषण करके गए तो उन्होंने आपको बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताई। उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने उनके फेवर में ऑर्डर दिया और एसडीएम हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रही थी, तो उसको बार बार लिख रहे थे, मानो 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 मानो। मेरे को टेलीफोन करते 30 सेकंड का, 30 सेकंड का, आधे घंटे में वो बाई है ना, क्या बाई थी ना, आधे घंटे में लेटर दे दी था। वो कैसे? आप बोलेंगे कैसे? सिंपल 4 लाइन का एक लेटर लिखना था वो बाई को कि भाई आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानती नहीं है तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस करने के लिए मैं जा रहा।
उधर ही, अरे बैठो 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 बोल दिया, इधर ही लेके जाओ। आपने भी ऐसा नहीं किया। मेरा क्या कहना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आम आदमी का छोड़, प्रोफेसर इंचकर को मालूम नहीं कि जो अधिकारी जो है वो एसडीएम छोटा है। मैं जज साहब के सामने बोल रहा हूँ, हाईकोर्ट के जज साहब के सामने बोल रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद किसी अधिकारी को हाईकोर्ट का ऑर्डर डिनाई करने का अधिकार नहीं है। अगर वो डिनाई कर रहा है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 4 लाइन लिख कर देते तो तुमको बिठा कर दे, ले जाओ ले जाओ। मतलब जानकारी का अभाव कैसे है, यानी चपरासी को जानकारी नहीं है, बाबू को जानकारी नहीं है, मास्टर को जानकारी नहीं है, प्रोफेसर को भी जानकारी नहीं है। मैं वो उनका रेफरेंस केवल जानकारी के संदर्भ में उपयोग कर रहा हूँ कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद किसी अधिकारी को डिनाई करने का अधिकार नहीं है। मगर ये जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। जानकारी का अभाव जो है वो कितनी बड़ी समस्या है, जानकारी ना होने की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं ऐसा मानता हूँ इस रेफरेंस में कि किसी को भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे संगठन को जरूर लिखा जाए और ये ना सोचा जाए कि वामसेफ किसी व्यक्ति के किसी मुद्दे पर ध्यान नहीं देता है। ये व्यक्ति का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा था। प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है, व्यक्तिगत मुद्दे में वामसेफ के लोग ध्यान नहीं देते, मगर ये व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संवैधानिक मुद्दा है, ये सामान्य मुद्दा नहीं है कि हाईकोर्ट ऑर्डर कर रही है और एक एसडीएम लेवल का, एसडीएम का अधिकारी जो है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट भी नहीं, वो कलेक्टर का भी ऑर्डर नहीं फॉलो कर रही है। ये सामान्य सिद्धांत भी है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी ने ऑर्डर देने के बाद उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर को फॉलो करना है। ये भी हमारे प्रोफेसर साहब ने उनको याद नहीं दिलाया, उनके भाषण में मुझे नहीं सुनने में नहीं आया। ये ऐसा क्यों हुआ? मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूं, मैं क्या बोलूं, जानकारी हमारे लोगों को नहीं है। हाईकोर्ट का ऑर्डर कंपलसरी फॉलो करना पड़ता है, कंपल्शन है, नहीं करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का 4 लाइन अगर अधिकारी को लिख कर दे दो, उसकी नौकरी चली जाती है, उसको और पैसा भर के देना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बता रहा हूं, किसी हाईकोर्ट के ऑर्डर को कोई अधिकारी, सब डिविजनल अधिकारी तो छोटा अधिकारी होता है, आईएएस अधिकारी को अधिकार नहीं है डिनाई करने का। वो आईएएस अधिकारी ने ऑर्डर किया और वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो है वो इनकार कर रहा है। मगर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या है, ये समस्या है। अगर ये समझ में आ गया होता तो ये समस्या पैदा नहीं होती। तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हमारे लोगों को बहुत सारी बातों में जानकारी का अभाव को हम लोग अज्ञान भी कह सकते हैं। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये अधिकार बहाल किया गया और मालूम ही नहीं, कैसे होगा? मैं तो हाई कोर्ट के वकील को ऑर्डर करता हूं, ऐसा करो, मैं उसकी नहीं सुनता, उसको ये करो।
तो वो फिर मुझे पूछता कि ये आपको कैसे जानकारी हुई। वो मैंने कहा वो छोड़ो, मुझे कैसे जानकारी हुई, ये करो। तो जानकारी जो है, ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, हमें ज्ञान नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, जानकारी नहीं है बोल रहा हूँ। ज्ञान थोड़ा बड़ी बात है, जानकारी ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को बात समझा रहा हूँ और उदाहरण दे के समझा रहा हूँ कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हो रही है। और सबसे सीरियस बात, मतलब अनलिमिटेड सीरियस बात क्या हुई है कि कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, राजा राम नाम का ब्राह्मण जाएगा तो सीताराम नाम का ब्राह्मण आएगा, एक ब्राह्मण जाएगा तो दूसरा ब्राह्मण आएगा। परमानेंट व्यवस्था कर दिया है। ये है जो सबसे सीरियस बात, परमानेंट। हम जो 85% है ना, 85 जय मूल निवासी 85, अरे क्या तुम लोगों को ऐसे हवा में उड़ा दिया और तुम लोगों को पता ही नहीं क्या सिचुएशन उन्होंने डेवलप कर लिया, कहाँ तक मामला आ गया और वहाँ से आगे क्या करना होगा। केवल चर्चा करने से अब होने वाला नहीं है मामला, ठीक। ये मामला अभी स्ट्रीट पर, सड़क पर लेके जाना होगा। ये मामला सड़कों पर निपटना होगा। ये जो बदमाश लोग हैं उनको सड़कों पर निपटना होगा। उन्होंने, आप कहते हो कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, हाँ बराबर है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, ये बात बराबर है, मगर उन्होंने आपके कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके को ख़त्म कर दिया और आपको अभी सड़कों पर उतरकर लड़ाई लड़े बगैर कोई विकल्प बचा हुआ नहीं है। आपके पास कोई विकल्प नहीं रहा अभी, आपको सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना होगा। एक बात। तीसरी बात, आप लोगों को सड़कों पर उतरने वाले संगठन को, वामसेप के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाकर आंदोलन करने वाले संगठन को फौरी खड़ा करो। ज़्यादा समय लगाना बहुत खतरनाक है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंदोलन करने वाले नॉन एम्प्लॉइज लोगों को, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के जो संगठन है, तो भारत मुक्ति मोर्चा क्या है? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजिटेशन। ये आंदोलन करने के लिए बनाया गया संगठन। स्टेट में उसकी कमेटियां बनाओ, फौरी बनाओ, कमिश्नरी में बनाओ, जिले में बनाओ, तहसील में बनाओ, ब्लॉक में बनाओ, ग्राम पंचायत में बनाओ, गांव में बनाओ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वामसेप के लोगों को एक संगठन बनाना है। वो संगठन आंदोलन करेगा, वो संगठन आंदोलन करेगा। आप तो नौकरी में हो, आप क्या करोगे? और अभी इन लोगों को आपके पास केवल एक विकल्प बचा हुआ है, वो है सड़कों पर इनको निपटने का। निपटना समझते हो ना, है? निपटना, ये जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं कि इन लोगों को सड़कों पर निपटना होगा। और ये मैं ओपनली बोल रहा हूं रिकॉर्ड में, और ये सारे दुनिया के लोग सुन रहे हैं, वो लोग भी सुन रहे हैं। मेरे को ज़्यादा सुनते हैं, हमारे लोग कम सुनते हैं, वो लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ
कि आप लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सड़कों पर निपटने वाले संगठन को फौरी खड़ा करना होगा। समय जितना ज़्यादा व्यर्थ करोगे उतना ज़्यादा आपका संकट बढ़ेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सारे इलीगल काम किए जा रहे हैं, सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए जा रहे हैं। हमारे पास तमाम सबूत है, ईवीएम के और न जाने कितने सारे सबूत है, मगर सबूत के बावजूद भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम और हमारा जो समाज है वो उनको सड़कों पर निपटने लायक संगठन नहीं बना सका। उनको मालूम है कि वो इलीगल कर रहे हैं, क्योंकि वो तो प्लानिंग बनाकर कर रहे हैं ना इलीगल काम। वो सारा का सारा काम इलीगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लीगल काम करने से वो व्यवस्था पर कब्जा बनाए नहीं रख सकते। लीगल तरीके से उस व्यवस्था पर कब्जा बनाए नहीं रख सकते, इसलिए इलीगल तरीके का उन्होंने रास्ता अपनाया। इसको रोकने के लिए आप लोगों को उस तरीके का सड़कों पर निपटने वाला संगठन खड़ा करना होगा। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे आप रोक नहीं लगा सकते। चर्चा करने से रोक कैसे लगेगा? चर्चा करने से ये पता चलेगा कि वो संविधान के विरोध में ये काम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जानकारी होगी, आप में जागृति आएगी। ठीक है, जानकारी होगी, जागृति आएगी। जागृति आने के बाद आगे क्या वो बता रहा। जागृति होने के बाद आगे क्या वो बता रहा। निपटना होगा ना, तो निपटने के लिए संगठन चाहिए। मैं इस बात को आप लोगों को बता रहा हूं कि उन लोगों को निपटना होगा वो सड़कों पर। ये इतना ही बचा हुआ है। आर्टिकल 19 के तहत हमें संगठन बनाने का अधिकार है, वो अभी बचा हुआ है। उस संगठन का द्वारा आंदोलन करने का अधिकार है। लाखों करोड़ों लोगों को जागृत करने का अधिकार है, उनको सड़कों पर उतारने का अधिकार है। ये अधिकार है, इसका हमको उपयोग करना है। आप उपयोग करोगे तो आपका लिबरेशन है, आप उपयोग नहीं करोगे तो उनका इलीगल काम चलता रहेगा। अब कोई उपाय बचा हुआ नहीं है, सारे उपाय खत्म हो गए, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहे हैं सारा का सारा। अभी एक हाईकोर्ट ने मेरे पास अभी एक डॉक्यूमेंट भेजा गया था। हाईकोर्ट के जज ने, शायद गुजरात का जज है, उसका मेरा रिकॉर्ड है मेरे पास में। हाईकोर्ट के गुजरात के जज ने पार्टी को कहा, आपने मनुस्मृति पढ़ा? पढ़ो, मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है। हाईकोर्ट के जज ने, यानी जज ने मनुस्मृति को डिनाई करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन है। मनुस्मृति को मान्यता नहीं है भारत के संविधान में, मगर उस जज ने जजमेंट देने के पहले उस व्यक्ति को, शायद महिला थी, उसको संविधान मनुस्मृति पढ़ने के लिए कहा कि मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है, उसको पढ़ो। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि गुजरात में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि गुजरात में क्या चल रहा है कि हाई कोर्ट का जज मनुस्मृति पढ़ने के लिए सलाह दे रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा। ये करंट डेवलपमेंट है। मैं जब यूपी में था मेरे पास मैसेज आया, गुजरात का जज है हाई कोर्ट का। तो मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये काम अच्छा किया कि उन्होंने ऐसा कहा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ही तो ऐसे जज को हाई कोर्ट का जज बनाया है? नहीं समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट ने ही तो जज बनाया उसको। जब सुप्रीम कोर्ट ने ही जज बनाया
तो सुप्रीम कोर्ट को पहल करना चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की पहल करनी चाहिए। ये तो ओपनली बोल रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट को पहल करना चाहिए अगर उसने ऐसा किया तो। जज हुआ तो खुदा हुआ, जज हुआ तो खुदा हुआ, खुदा है जज, उसको मनुस्मृति के रेफरेंस दे करके बात कर रहा है, मनुस्मृति के आधार पर फैसले दे रहा है। तो देश में बहुत कुछ गलत चल रहा है। क्यों? इसके विरोध में सड़कों पर निपटने के लिए जो संगठित शक्ति चाहिए उसका अभाव है। क्यों? और सीरियस बात मैंने आपको पहले समझाया कि ये हौसला जजेस का क्यों हो गया, या बहुत तमाम लोगों का गलत काम करने का हौसला देश में क्यों बढ़ रहा है, लगातार क्यों बढ़ रहा है? कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, एक ब्राह्मण का राज जाएगा तो दूसरे ब्राह्मण का आएगा, दूसरे ब्राह्मण का जाएगा तो पहले ब्राह्मण का आएगा। ये ब्राह्मणों को मालूम हो गया कि हमारा बिगाड़ने वाला अब कोई है ही नहीं, ये उन्होंने माना। इस वजह से ऐसा कह रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है देश में। इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सड़कों पर निपटने वाला संगठन खड़ा करना चाहिए। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज़ों के विरोध में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत छोड़कर जाने का फैसला किया। तो ये इतिहास की घटना है 9 अगस्त 42 की, क्विट इंडिया मूवमेंट में 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारने के बाद अंग्रेज़ों को ठीक किया था। ब्राह्मणों को भी ठीक करना होगा। ये अंग्रेज़ों से ज़्यादा खराब और ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, ज़्यादा खराब और ज़्यादा खतरनाक लोग हैं। मैं आज के मौके पर केवल इतना ही नहीं कहना चाहता हूँ, मैं दुनिया के लोगों को भी सतर्क करना चाहता हूँ कि दुनिया के लोग ब्राह्मणों से सावधान रहे। ये G20 के नाम पर ब्राह्मण धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं दुनिया में, वो समझे, उनको मालूम नहीं दुनिया वालों को। मैं बता रहा हूँ, ये G20 का अध्यक्ष पद नरेंद्र मोदी के पास है। नरेंद्र मोदी के कंधे पर आरएसएस ने बंदूक रखा हुआ है, और नरेंद्र मोदी वही कर रहा है जो फैसले आरएसएस के लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कोई फैसले नहीं कर रहा है, आरएसएस के लोग फैसले कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी केवल अमल कर रहा है। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। आरएसएस के लोग फैसले कर रहे हैं, और आरएसएस के लोगों के फैसले इंप्लीमेंट करने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है। ये बात जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमको समझना होगा, और इसलिए हमें पूरी ताकत लगाकर आने वाले समय में इसको रोकने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। आरएसएस को 2024 के चुनाव में रोकने के लिए भी कोशिश करनी होगी, पूरी ताकत लगाकर रोकने की कोशिश करनी होगी। नहीं तो जो दूसरे टर्म में बहुत सारी गलत बातें वो कर रहे हैं, अगर तीसरी टर्म अगर उनको मिल गई तो बहुत ज़्यादा गलत बातें हो सकती है। मैं आपके अंदर डर पैदा नहीं करना चाहता, क्योंकि डर पैदा करने से हमारे लोग सही फैसला नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको डराना नहीं चाहता, मगर मैं आपको विजिलेंट करना चाहता हूँ, सतर्क करना चाहता हूँ। और सतर्कता का जवाब ये है कि हम संगठित शक्ति का निर्माण करें जो सड़कों पर निपटने वाले लोगों का हो। ये बात बता रहा हूँ आपको। तो बामसेफ के लोग यहाँ जो कर्मचारी है,
वो ओवर टाइम करे, जैसे सरकार का ओवर टाइम करते हैं, तो ओवर टाइम करके आंदोलन करने वाला संगठन जल्दी से जल्दी निर्माण करे गांव लेवल तक। बाकी गांव लेवल तक अगर आप लोग ये संगठन फैला देते हैं तो निपटने का वादा मैं करता हूं। मैं इन बदमाशों को एक साथ गधे घोड़े लगा सकता हूं, क्योंकि केवल गधे लगाने से नहीं होगा, गधे और घोड़े दोनों मिलाकर लगाना होगा इनको, इतने बदमाश लोग हैं। तो इसलिए ये हम लोगों को तैयारी करनी होगी। ये तैयारी करने के लिए आपको अपील करता हूँ, और रिपीटेडली कुछ बातें मैं नहीं कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद साहेब. उद्घाटन सत्राच्या तिन्ही विषयाच्या संदर्भाने